इजराइल से पंगा लेना हमास को अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि शनिवार को जब हमास के आतंकियों ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए इजराइल पर रॉकेट दागे, तो इजराइल ने भी हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर हमास के अड्डों पर चुन चुनकर बम बरसाए। मगर कहानी शुरू होती है शनिवार से, जब हमास के आतंकियों ने शनिवार को भारी मात्रा में इजराइल पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। आंकड़ों की अगर बात करें तो हमास ने इजराइल की ओर 20 मिनट में करीब 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद इजराइल की एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर काल बनकर टूट पड़ी। चुन चुनकर गाजा शहर में हमास के ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए गए। मगर युद्ध में अब आगे क्या, इसी सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर स्कंद विवेक जी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उस सवाल पर आएँ कि इस युद्ध में आगे क्या, मगर सबसे बड़ा सवाल तो शुरुआत से ही हम शुरू करना चाहेंगे कि इजराइल और हमास के बीच ये जो जंग छिड़ी, शनिवार को हमने देखा कि एकदम से खबर आती है कि 5000 रॉकेट हमास की ओर से, गाजा शहर की ओर से इजराइल की ओर दागे गए। अगर हम इसकी वजह जानने की कोशिश करें तो इसकी वजह कहाँ से शुरू होती है? देखिए, वजह अगर हम जाएंगे तो हमें कम से कम 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। कि मतलब ये इतना बड़ा इतिहास है ना कि जब हम इजराइल का पक्ष आप लेते हैं तो वो 2000 साल पुरानी बातें करते हैं। बट हम अगर एक मुद्दे को समझना हो तो हमें कम से कम 100 साल पीछे जाना पड़ता है। कि जब ब्रिटेन ने पहली बार जो फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन वो जगह है यरूशलेम जहाँ से 3 धर्म, अब्राहमिक धर्म जिनको हम कहते हैं, इस्लाम, उसके पहले क्रिश्चियन और उसके पहले यहूदी। ये 3 धर्म का वहाँ से निकले। तीनों एक दूसरे से जुड़े तो भाई माना जाता है, इसलिए उसको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। तो यहूदी जो सबसे पुराने सेटलर्स थे वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, हज़ारों साल पहले शिफ्ट हो गए थे। बट 18वीं शताब्दी के बाद से कहीं ना कहीं यहूदी समुदाय जो दुनिया भर में था, उनके मन में एक बात आने लगी थी कि यहूदियों का एक देश होना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। खासतौर पर यूरोप में यहूदी जो थे बहुत ही पैसे वाले और प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। तो उनके दबाव में या उनको खुश करने के लिए, उनकी सहायता लेने के लिए ब्रिटेन ने उनको एक प्रस्ताव दिया कि ठीक है, हम आपको जो फ़िलिस्तीन है वहाँ पे हम आपको सेटल करना शुरू करें, क्योंकि आप लोग का ओरिजिन भी वहीं से हुआ है, तो वहाँ से हम सेटल करते हैं। और उसके बाद ब्रिटेन ने वहाँ पे लोगों को, यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। ये ज़्यादातर यहूदी यूरोपियन थे, आप देखोगे तो वाइट पीपल है, वो एशियन नहीं है कहीं से भी जेनेटिकली आप देखोगे तो। बट वो आके बसना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जब हिटलर ने यहूदियों का जनसंहार शुरू किया तो वो एक बड़ी आबादी, फिर यहूदियों में जान बचाने का भी एक हुआ, और उनको तब और महत्वपूर्ण लगने लगा कि हमारा एक अपना देश होना चाहिए जहाँ पे हमारी रक्षा हो सके। तो और तेजी से इजराइल में आना शिफ्ट हुए। बट वो इजराइल में जहाँ आ रहे थे, यानी फ़िलिस्तीन जब आ रहे थे, तो उसमें जो ज़मीन थी, वो ज़मीन तो वहाँ पहले से अरब लोगों की थी, जिनको हम फ़िलिस्तीन कहते हैं। ठीक है, तो वो हम अब फ़िलिस्तीन के लोगों को हटा के ब्रिटिश ने क्या किया, उनको फ़िलिस्तीनियों को हटाते थे, उनकी ज़मीनों पर इजराइलियों को बसाने शुरू कर दिए। और 1948 में आते आते क्या हुआ, ब्रिटेन तो छोड़ के चले गए, बट एक बड़ी संख्या में इजरायली, जो करीब फ़िलिस्तीन का 33% आबादी हो चुकी थी, वो और फ़िलिस्तीन जो है वो अपने मुद्दे को सुलझाने के लिए वहीं रह गए। तो अब हुआ ये कि फिर लड़ाइयाँ हुई, कई लड़ाइयाँ हुई, आप देखेंगे तो एक बार लड़ाई हुई। लेकिन जब भी कोई लड़ाई होती थी तो अरब देश जो होते थे वो इजराइल पर आक्रमण करते थे, और हर उस लड़ाई में इजराइल जो है उनको हरा के और ज़मीनें उनकी कब्जा कर लेता था। तो पूरी लड़ाई उस बात की है कि फ़िलिस्तीन किसका है, और उसी को लेके वही टुकड़ा है। और बस ये है कि इस बार हमास ने जो हमला किया है वो एक युद्ध हमले से ज़्यादा एक बर्बर हमला है, एक आतंकी कृत्य ज़्यादा माना जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार फ़िलिस्तीन, या खासतौर पर हमास, फ़िलिस्तीन का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमास को उस तरह समर्थन नहीं मिल रहा है, और इजराइल जो है का विरोध नहीं हो रहा, और इजराइल आराम से अब फ़िलिस्तीन पर या गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। आपने 2 शब्दों का यहाँ पर जिक्र किया, मतलब आम लोगों के मन में अक्सर ये बहुत टाइम से सवाल चल रहा है, फ़िलिस्तीन और हमास, कुछ लोग इसको एक मान रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग मान रहे हैं। दरअसल इन दोनों का इतिहास क्या रहा है, हमास का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन से बहुत बाद में आया हमास, तो इसका इतिहास क्या है? फ़िलिस्तीन के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, जब इजराइल पावरफुल हो गया तो फ़िलिस्तीन के लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए संस्थाओं की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले वहाँ पे फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, PLO, जिसको लंबे समय तक राजनीतिक मान्यता रही। लेकिन जो हर जगह एक होता है, एक नरम धड़ा होता है, एक गर्म धड़ा होता है। तो वो एक नरम धड़ा था, पॉलिटिकल था, वो इजराइल के साथ सहयोग की बात करता था, 2 नेशन थ्योरी की बात करता था कि हम लोग बंटवारा कर लेंगे, हम अपने हिस्से में रहेंगे, वो अपने हिस्से में रहेंगे, इस तरह की बातचीत करता था। दूसरा, ये हमास जो था वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर निकला कि भाई हम तो लड़ के लेंगे, करके लेंगे, इस तरह की बातें करने लगे। फिर बाद में आगे चल के क्या हुआ कि जब एक सेटलमेंट हुआ 2000 के बाद में, फिर एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में क्या हुआ कि हमास ने एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बट इसने चुनाव लड़ा,
और इसकी जीत हो गई फिलिस्तीन में। तो जब वो चुनाव हुआ तो मतलब हमास ने चुनाव जीत लिया, बट पीएलओ और हमास के बीच में ही गृह युद्ध छिड़ गया। तो फिर वो लड़ाई चलती रही, 1-1.5 साल तक लड़ाई चली। उसके बाद ये सेटलमेंट हुआ कि भाई हमास जो है वो गाजा पट्टी को हमास देखेगा, उसको मैनेज वो करेगा, और जो वेस्ट बैंक है उसमें पीएलओ चला गया। तो अब हमास एक तरह से एक आतंकी संगठन या मिलिटेंट, सॉरी आतंकी करना की तरह, ठीक है, मिलिटेंट संगठन है, और वो उसके अंदर एक स्टेट की भी ताकत है, क्योंकि वो एटलीस्ट गाजा पट्टी को रूल करता है। तो रूल है उसका। हाँ, तो वो आप कहेंगे तो एक ऐसी आर्म्ड संस्था है जो कि गाजा पट्टी की सरकार भी है। अक्सर हम देखते हैं कि जो युद्ध, हमने 2 साल पहले भी युद्ध की तस्वीरें देखी, युद्ध तो नहीं कहेंगे, मतलब बमबारी जितनी बार भी होती है वो गाजा पट्टी से ही होती है, और वेस्ट बैंक की तरफ से इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आती। तो इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है? एक तरफ वेस्ट बैंक है जो बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट करता है, नहीं, वेस्ट बैंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है एक्चुअली। वेस्ट बैंक जो है उसमें अभी भी इजराइल का कब्जा है, काफी सेटलमेंट इजराइल के हैं, और एक पॉलिटिकल कारण भी है कि उसमें हमास उतना सक्रिय नहीं है, और वो जो पीएलओ है वो भी चूंकि निगोशिएशन करती ज़्यादातर, और वो एक तरह से अपना वजूद खो चुकी है अभी। जो कि फिलिस्तीन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो सपोर्ट अब हमास को जाता है, और हमास चूंकि इसकी उसका जो वजूद है, जो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो सब मिलिटेंट अपब्रिंगिंग है, वो हथियार से लैस सोचते ही रहते हैं। तो और दूसरा क्या, गाजा पट्टी पूरा एक बेल्ट है जिसमें सिर्फ फिलिस्तीनी रहते हैं। वेस्ट बैंक में ऐसा नहीं है। वेस्ट बैंक में बहुत से सेटलमेंट इसराइल ने कर लिए, करीब 7 लाख इसराइलीज फैमिली है जो आज के डेट में वेस्ट बैंक में रहती है। गाजा में ऐसा नहीं है, गाजा पट्टी में ऐसा है नहीं। उसका समुद्र जो है वो इसराइल के पास है, लेकिन अंदर में इसराइल की कोई ज़्यादा से नहीं है। तो वो बहुत बड़ा एक स्पेस है जिस पर हमास का नियंत्रण है, और हमास उसका इस्तेमाल करता है इसराइल पर हमले करने के लिए। अभी आपने एक समर्थन का जिक्र किया, उस समय फिलिस्तीन का समर्थन और हमास का समर्थन, 2 शब्द आ जाते हैं यहाँ पे, फिलिस्तीन अलग, हमास अलग। अगर मैं हमास की बात करूँ तो हमास को कितने देश सपोर्ट में है और फिलिस्तीन के सपोर्ट में कितने देश हैं, या फिर दोनों को मान लिया जाए कि जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है वो हमास के सपोर्ट में भी है? देखिए, अगर हम शुरुआती देखें तो एक पूरा अरब कंट्री, भारत भी उसमें शामिल था, और बहुत से देश थे जो फिलिस्तीन को समर्थन देते थे। लेकिन जैसे जैसे फिलिस्तीन में पीएलओ डाउन होता गया और हमास, अगर 20 साल की बात है ये, और हमास ज़्यादा मजबूत होता गया, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन थे जो मिलिटेंसी की वजह से उस तरह से खुल के फिलिस्तीन को समर्थन देना बंद कर दिए थे। अगर इस हमले को भी हम देखें तो इसकी बर्बरता ही एक बड़ी वजह है, कि वजह आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ईरान और तुर्की है जिन्होंने खुल के समर्थन किया है, क्योंकि वो उस तरह की ताकतें भी हैं, क्योंकि वो प्ले करती है, मुस्लिम पॉलिटिक्स प्ले करती हैं। बाकी जितने भी मुस्लिम देश, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, इनका काफ़ी संयमित बयान आया, और उन्होंने बहुत खुल के, ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन का पक्ष लिया और हमले का पक्ष लिया और इसराइल की आलोचना की हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है, हमास का जिक्र हुआ। हमास चूँकि एक संस्था तो है नहीं जिसके पूरी दुनिया में जिसका नाम हो, वो तो एक संगठन है, उसे हथियारों की सप्लाई कैसे होती है? हाँ, ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो गाजा पट्टी है जिसके अंदर हमास ऑपरेट करता है, उसकी समुद्री रेखा एक है, वो भी इसराइल के नियंत्रण में है, और उसकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं भी इसराइल के ही कंट्रोल में हैं। उसके बावजूद जो हथियार पहुंच रहा हो वो कहीं ना कहीं इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस की एक नाकामी है, क्योंकि जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड हथियार है, ये दुनिया मान रही है कि वो हमास ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं किए हुए हैं। उसको कहीं ना कहीं ये किसी देश से, चाहे वो ईरान हो, चाहे जिस भी देश से आ रहे हो, उस देश से आए हैं। तो वो एक इसराइल की एक फेल्यूर है कि उसके पास हथियार जो है उसकी सीमाओं को, यानी उसकी सुरक्षा को भेजते हुए वो हमास तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है इसराइल का एक फेलियर और बड़ा रहा, क्योंकि वो जिसके दम पर पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाता है, मोसाद, उसकी सुरक्षा एजेंसी। हाँ बिल्कुल, देखिए मोसाद की जो रेपुटेशन है वो दुनिया में मेरे ख्याल से कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जिसकी रेपुटेशन मोसाद जैसी हो। बट मुझे ऐसा कई बार लगता है कि अभी पिछले कई दिनों से आप देखोगे तो इसराइल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह उलझा हुआ था। जुडिशरी रिफॉर्म जो नेतन्याहू ने ले आए थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसराइल में लोग सड़क पर थे, तो कहीं ना कहीं अंदर में इसराइल कमज़ोर हुआ था, और उसका जो असर होता है, जो संस्थाएं थी वो भी उन संस्थाओं पर भी, जब कोई एक देश कमज़ोर होता है अंदर आंतरिक रूप से, तो उसका असर उसकी संस्थाओं पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, और मोसाद एक इतना बड़ा हमला जो है उसको एंटिसिपेट करने से चूक गया। एक इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम भी हुआ करता है, जिसकी जो उसने सुरक्षा, हवाई सुरक्षा के लिए लगाया है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में एक बड़ा फेलियर रहा। हाँ, उसमें जो जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही है, जो हमने एक्सपर्ट का सुना है कि एक्चुअली आयरन डोम काफ़ी समय से काम कर रहा है, बट अभी 2 वजहें उसकी फेलियर की जो सामने आ रही हैं। एक तो क्या था कि वो अभी तक जो हमास था ना, वो अपने यहाँ बने छोटे मोटे बहुत ही बचकाने किस्म के रॉकेट थ्रो करता था, और वो आयरन डोम उसके बड़े इजीली कर लेता था, तो आयरन डोम उतना अपडेट हुआ नहीं था। दूसरा क्या है कि उसके सॉफ्टवेयर पिछले
10-12 सालों में 4 बार अपडेट किए गए, बट हार्डवेयर उस तरह से अपडेट नहीं हुआ। तो ये भी कहने में आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिएक्शन में, वो उसमें मिसिंग हुई, और इस वजह से आयरन डोम एक्टिव होने के बावजूद जो है बहुत से जो मिसाइल्स थी वो घरों पर गिरी और इस तरह से इतनी कैजुअलिटी हुई। मुझे लगता है आयरन डोम सिस्टम के सॉफ्टवेयर में शायद इतने 5000 रॉकेट मतलब हमास की तरफ से शायद इस बात का तोड़ निकाल लिया गया कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसमें एक साथ अगर बहुत सारे रॉकेट मारे जाएं तो अगर 5000 मारे जाए, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट भी इजराइल की तरफ से 90% का है, तो कम से कम 5000 में से अगर 90% भी इजराइल ने काबू कर लिए तब भी 10% रॉकेट इजराइल पर, बट उससे ज़्यादा गिरे इस बार। एक अमेरिका का स्टैंड भी इसमें काफ़ी चौंकाने वाला है। अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन दिया है, वो हालांकि हमेशा से इजराइल का समर्थक रहा है वो तो, मगर इस बार अमेरिका ने युद्ध में साफ अपने हथियार भेजे। आज ही हमने खबर देखी कि IDF की तरफ से ट्वीट किया गया, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से, कि अमेरिकी हथियारों से लदा एक विमान इजराइल पहुंचा है। तो इससे इस पूरे युद्ध में कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका, जैसा आपने कहा, अमेरिका हमेशा से इजराइल की जो भी इजराइल बना है या जो भी जिस स्थिति में है उसमें इजराइल अमेरिका का समर्थन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो अमेरिका बिल्कुल हमेशा से समर्थक रहा है। मुझे लगता है अगर चौंकाने वाला या थोड़ा अलग से किसी का रवैया इसमें रहा है तो भारत का ही रहा है, क्योंकि भारत ने पहली बार इस तरह से खुल के इजराइल का समर्थन किया है और प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट कुछ ट्वीट किया। जैसे आप चीन का भी अब देखें तो चीन ने थोड़ा सा संयमित रहते हुए कहा, या चीन ने दोनों तरफ पक्ष लेते हुए नहीं कहा कि दोनों पक्ष शांति रखें, उसने किसी का नाम नहीं लिया। जिस तरह से भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध में बोला। हाँ, बट भारत ने इस बार खुल के इजराइल का साथ दिया है, और उससे कहीं ना कहीं जो भारत की पॉलिसी थी फिलिस्तीन और इजराइल के प्रति, जिसमें धीरे धीरे लगातार हम देख रहे थे कि भारत का झुकाव इजराइल की ओर हो रहा है, तो हम उस मोमेंट पे आ गए हैं जहाँ पे क्लियर हो गया कि भारत इजराइल के साथ है। हालांकि अभी भी इजराइल, उसमें भारत ने फिलिस्तीन का कोई आलोचना नहीं की या फिलिस्तीन के बारे में बात नहीं की, लेकिन जरूर कहा कि हमास का कृत्य जो है भारत आतंक की संगठन के खिलाफ है। भारत के साथ एक भारत जो है खुद आतंकवाद पीड़ित देश है, तो भारत किसी भी ऐसे आतंकवाद का साथ नहीं दे सकता जो किसी भी देश या किसी भी फॉर्म में हो। तो यही वजह है कि भारत ने, चूंकि आतंकवाद का मामला, ये हमला एक आतंकी हमला था, तो इसलिए भारत ने खुलकर इस मामले में इजराइल का साथ दिया। अगर हम भारत और अमेरिका को एक तरफ रख के और दूसरे देशों की अगर बात करें तो दूसरे देशों का इजराइल और इस पूरे युद्ध में क्या किसके ओर समर्थन है? खुल के अगर हम देखें, जो इजराइल को जो हमास को समर्थन जो दे रहे हैं देश, उसमें आपका अगर खुल के देखेंगे तो एक ईरान है, इसमें बहुत खुल के वो साथ में है। तुर्की है, तुर्की ने बड़ा ईरान की आलोचना की, इजराइल की आलोचना की कि भाई आप मानवाधिकारों को क्या होगा, आपने गाजा पट्टी में से हमले कर रहे हैं। तो ये दो देश हैं जो खुल के आ रहे हैं। अदरवाइज जो दूसरे, जैसे सऊदी अरब में, वो कह रहे हैं हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन उसने इजराइल की आलोचना नहीं करी। तो सबके संतुलित से बयान ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इजराइल की आलोचना करता हुआ बयान जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, और चूँकि ये पहला हमला जो हुआ वो इतना बर्बर था और इतना नागरिकों को निशाना बनाते हुए था कि उसमें एक मोरल ग्राउंड जो है हमास ने वो खो दिया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो भारतीय वहाँ पर फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसको लेकर जारी है। हाँ, उसको लेकर जद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि अभी लगातार हमले हो रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल है उस ऐसे हमलों में निकालना। तो मुझे लगता है कि जब थोड़े से हमले शांत हो जाएंगे तो ही वहाँ से कोशिश होगी कि बड़ी संख्या में निकाले जाएं, क्योंकि अभी भी लगातार होटल्स पे लेके इमारतों पर जगह जगह रॉकेट जो है वो गिरना जारी है। चलिए अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने इस पूरे मुद्दे को उठाया था कि इस लड़ाई में अब आगे क्या, क्योंकि 5 दिन तो इसमें बीत चुके। हमने 5 दिन में कई तरह की तस्वीरें देखी। गाजा की तरफ से शनिवार को रॉकेट दागे गए एक साथ 5000, 20 मिनट में खबरों के अगर माने तो 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल के शहरों पर बरसाए गए। इसके बाद इसराइल की तरफ से भी युद्ध का ऐलान कर दिया गया। साफ तौर से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने साफ कर दिया कि वो हमास का खात्मा करके ही मानेगा। इसके अब आगे क्या देख सकते हैं, क्योंकि 5 दिन तो हो गए, अब युद्ध कहाँ तक चलेगा और किस लेवल पर जा सकता है? देखिए, अभी हुआ ये है कि इसराइल ने हमास यानी गाजा पट्टी में जो हमास के ठिकाने थे उस पर बमबारी करके उनको गिराया है। हमास की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने अस्पताल और स्कूल पे भी बमबारी करी है, और इसराइल का कहना है कि उन्होंने उनके हमास के ठिकानों पर बमबारी करी। और साथ में जब हमास के लड़ाकों ने, जब इधर आतंकियों ने जब इसराइल में हमला किया था, तो जिन जिन इलाकों में कब्जे कर रहे थे इजरायली सेना ने उन इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये हो रहा है कि इसराइल ने अपनी सेनाएं जो हैं गाजा पट्टी की सीमाओं पर लगा दी हैं, और जैसे कि कई खबरें आ रही है कि उन्होंने जो बाइडन को बोला नेतन्याहू ने कि हम अटैक करेंगे, ग्राउंड अटैक करेंगे, जिससे कि हम ज़मीन पर जो हमास के जो भी लड़ाके हैं, उनके जो नेता हैं, उनको खत्म कर सकें। तो पूरी संभावना है कि 1-2 दिन में इजरायली सेना जो है वो गाजा पट्टी में ज़मीन पर जाएगी, और अब जो है ज़मीनी आक्रमण शुरू होगा।
और जहाँ पे अब आमने सामने की लड़ाई होगी और हो सकता है कि भारी संख्या में कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिले। एक यरूशलेम का इस पूरे मामले में बार बार जिक्र आ रहा है, यरूशलेम को लेकर क्या कुछ है इजराइल और फिलिस्तीन के देखिए, मतलब बीच? जैसा बात की शुरुआत में हमने कहा था कि यरूशलेम एक वो शहर है जिसमें तीन अब्राहमिक धर्मों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस्लाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो यहूदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें खासतौर पर जो अल-अक्सा मस्जिद है, जिसको अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं, उसको यहूदी अपना धार्मिक स्थल बताते हैं। वो दीवार बताते हैं कि इसको तोड़ के ही बनाया गया है। बहुत सिमिलर सिचुएशन आप देखेंगे तो भारत से मिलती जुलती आपको वहाँ दिखती है। तो वो लड़ाई है उस जगह की, वो है किसका। तो तीनों ही जो धर्म है, चूंकि वहीं से निकले हैं, तो सबका उसमें जुड़ाव है, तो सबके अपने अपने दावे हैं। तो अब वो दावे को कौन सही कौन गलत, उस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इस पूरे युद्ध का, क्योंकि हमने देखा रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तब कहीं ना कहीं इसने पूरी दुनिया में अपना इफेक्ट डाला, पूरी दुनिया में इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ, चाहे वो आर्थिक तौर पर देखें या राजनीतिक तौर पर देखें। राजनीतिक तौर पर भी नेटो एक तरफ अपना अलग स्टैंड था, वो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ था, बाकी कुछ देश रशिया के साथ थे, भारत जैसे भी देश थे जो दोनों की तरफ नहीं थे, उन्होंने तटस्थ रहना स्वीकार किया। इस अगर युद्ध का, अगर इजराइल की बात करें, क्योंकि यह दूसरा युद्ध है, पिछले साल रशिया यूक्रेन देखा, इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है उसका भारत पर कितना असर होगा, और भारत के अगर नागरिकों की बात करें तो भारत के नागरिकों पर इसका कितना असर पड़ सकता है? अब एक रूस और यूक्रेन युद्ध से इसकी थोड़ी तुलना सही नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए दो देश हैं वो, और दो देश लड़ रहे हैं। रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, साथ में यूक्रेन को समर्थन है वेस्ट का, अमेरिका, यूएस का, तो उसकी भी सप्लाई जो है हथियारों की नहीं बंद हो रही है, इसलिए युद्ध लंबा खिंच रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो सेनाओं के बीच लड़ाई नहीं है, वहाँ पे लड़ाई है इजराइल की सेना और हमास के मिलिशिया, हम कह सकते हैं इस तरह से, ट्रेंड टेररिस्ट या ट्रेंड लड़ाके जो हम कह सकते हैं उनके बीच है। तो जब इजरायली सेना फुल फ्लेज आक्रमण करेगी तो उसमें हमास कहीं टिकेगा नहीं। यहाँ से आगे बात तभी बढ़ेगी जब कोई दूसरा देश इन्वॉल्व होता है, जैसे जॉर्डन या कोई सीरिया, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसकी संभावनाएं मुझे कम नजर आ रही, कोई देश आएगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन इजराइल को है, अगर यूएस का समर्थन तमाम है, तो कोई भी देश इस पछड़े में फिलहाल पड़ना नहीं चाहेगा। तो ये कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि इजराइल बहुत जल्दी इसको सीज करके करेगा। डिस्ट्रक्शन कितना होता है ये देखना होगा। दूसरी बात, जहाँ तक भारत पर असर की है, एक तो कच्चा तेल देखना पड़ेगा हमें, कच्चे तेल पे कितना असर आएगा। इजराइल बहुत बड़ा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, तो उतना इशू नहीं है, लेकिन वो इलाका जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर खाड़ी देश इन्वॉल्व होते हैं या कोई गल्फ दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो निश्चित ही उस पर असर पड़ेगा। दूसरा, अगर भारत को के लिहाज से देखें तो अभी अडानी ग्रुप के पास बंदरगाह था इजराइल का, तो वो इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। अभी G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत थी, तो वो थी, वो जो रेल जानी है वो मतलब भारत से यूएई से सऊदी अरब से इजराइल होते हुए जानी है। अगर इस लड़ाई से सऊदी और इजराइल के बीच जो संबंध सुधर रहे थे, जो समझौते होने वाले थे, वो अटकते हैं, तो ये कॉरिडोर भी अटक सकता है। तो ये इस तरह के कंसिक्वेंसेज हैं, लेकिन इस पर तस्वीर साफ जो होगी मेरे ख्याल से अभी 1 से 2 महीने लगेंगे।